हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज आपके लिए टेक्नो शिक्षा क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेके आई है। चैप्टर 2 इससे पहले हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर 2 नहीं किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर चैप्टर 2 को आप कर सकते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य। ओके, शाबाश। तो शुरू करते हैं। आइए, मैंने कहा यह है थीम 3। इस आपकी हिस्ट्री की किताब में विषय को थीम कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहा द वेस्ट रोमन एम्पायर टुडे कंप्राइज्ड मच ऑफ यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इस विशाल रोम साम्राज्य में आज का अधिकांश जो कौन सा भाग शामिल है? आज का यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका वाला भाग। ठीक है, आप महाद्वीप को जानते हैं। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। ग्लोब आपके सामने, ये 7 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये पता है आपको कौन सा महाद्वीप है? साउथ अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका। हो गए 2। ये कौन सा महाद्वीप है बताइए? अफ्रीका। शाबाश। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ओके, ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ओके, कितने महाद्वीप हो गए? 5। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये जो आपका रोमन साम्राज्य जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कहता है इस विशाल रोमन साम्राज्य में आज का अधिकांश कौन सा? यूरोप वाला भाग। ओके, मैंने कहा पश्चिमी एशिया, एशिया का पश्चिमी भाग। ओके, और कहता है उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का ऊपर वाला भाग। तो ये सारा का सारा एरिया इसमें शामिल था। ओके, जो उत्तरी अफ्रीका का भाग, पश्चिमी एशिया का भाग और आपके यूरोप का भाग, ये सारा रोमन साम्राज्य में कहता है। चले आगे। ओके, आप देखिए, इसमें आप आराम से और नक्शे में समझ सकते हैं। मैंने कहा कौन सा? साउथ अमेरिका। मैंने कहा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। मैंने कहा कौन सा? एशिया। ओके, ये सारा एशिया है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप और नीचे हमारा है अंटार्कटिका। वो इसमें आपका दिख नहीं रहा, वो नीचे की तरफ आता है। समझ आया? तो हम इसमें इस पार्ट में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? मैंने कहा अफ्रीका के ऊपर वाला भाग और एशिया का पश्चिमी भाग और यूरोप का भाग, यहाँ पर फैला हुआ था जो रोमन साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, देखिए जरा, जी आपके सामने नक्शा है उस समय का, ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, इसमें ये है आपका कौन सा सागर? रेड सी, लाल सागर। ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ओके, ये लाल सागर आपके एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। ठीक है, ये जो लाल सागर है एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है, और जो ये भूमध्य सागर है ये आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। समझ आई 2 कहानी? तो मैंने कहा इधर है आपका भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए बनाई गई है स्वेज नहर। स्वेज नहर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये स्वेज नहर और लाल सागर हम पढ़ते हैं एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, और भूमध्य सागर, यह जो भूमध्य सागर है ये आपके अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो इसमें हम नक्शे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा इन साम्राज्य की। आइए, रोमन साम्राज्य, इसमें आपको इस नक्शे में रोमन साम्राज्य का दिखाया हुआ है। आपको समझ आ रहा है? ये सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका का वाला पार्ट, ये भूमध्य सागर, मैंने कहा इसके ऊपर यूरोप है, इसके नीचे आज अफ्रीका है। ओके, और इधर एशिया है। हाँ जी,
ये रहा आपका, मैंने कहा इधर राइन नदी, अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ये डैन्यूब नदी, ओके। ये आपका जो उस समय रोमन साम्राज्य था उसका पूरा नक्शा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आइए, रोमन साम्राज्य कहता है, इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, दो पार्ट में, ओके। पहला पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, दूसरा परवर्ती रोमन साम्राज्य। पूर्व मतलब अर्ली, परवर्ती मतलब बाद का यानी लेट। इसके बीच में जो पीरियड है तीसरी सदी का, ये तीसरी सदी इसे दो पार्ट में बांटती है। तो तीसरी सदी इसे दो पार्ट में बांट रही है। इससे पहले वाला पार्ट अर्ली रोमन, मैंने कहा पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, और बाद वाला पार्ट परवर्ती रोमन साम्राज्य, ठीक है। तो बीच में मैंने कहा हमारा है जो थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी कौन सी होती है, आप हमेशा ध्यान रखें, तीसरी शताब्दी, तीसरी यानी 200 के बाद और 300 तक। 301 से चौथी सदी शुरू होती है, ओके। अभी 2101 शुरू होगा तो वो 22वीं सदी होगी। अभी 2100 तक आपकी 21वीं सदी है। 2000 से लेकर 2100 तक हमारा 21वीं सदी होगी। अभी हम 21वीं सदी की बात करते हैं ना, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि अभी 2020 है तो ये 20वीं सदी होगी, और 2101 होगा तो वो 21वीं, गलत हो जाता है दोस्त। तो ये तीसरी शताब्दी कहता है, मैंने कहा तीसरी शताब्दी कौन सा हो गया, 200 से 300 ईस्वी। ईस्वी को एडी भी कहते हैं आज हम, ओके, एडी एनो डोमिनी, और सीई को हम कॉमन इरा भी कहते हैं। बीसीई, बीसीई होता है हमारा बिफोर कॉमन इरा, मतलब कि आज से 2020 साल पहले जीरो, उससे पीछे बीसीई। तो कहता है तीसरी शताब्दी, ओके, ये दो पार्ट्स में बांटता। इससे पहले अर्ली रोमन एम्पायर और इसके बाद लेटर रोमन एम्पायर, ओके। तो रोमन एम्पायर को हमने दो पार्ट में बांटा, अर्ली रोमन एम्पायर और लेटर रोमन एम्पायर। अर्ली मैंने कहा 509 बीसीई से 200 सीई तक। 509 बीसीई मतलब 509 ईसा पूर्व। तो उसके बाद 509 साल बाद 00 आएगा, फिर उसके 200 साल और। तो ये पीरियड हमारा 709 बीसी, 709 साल का हुआ, समझ आया। और ये 300 से 700 की बात कर रहा है, और 200 से 300 मैंने कहा ये थर्ड सेंचुरी इसको अलग करता है, बांटता है दोनों काल को। कहता था अर्ली रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल कहाँ से शुरू होता है। कहता था रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। हमने पढ़ा अभी, कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, अर्ली एंड लेट, ओके। हमने कहा रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं, देखा था। कहता बिटवीन दीज टू स्टेजेस कम्स द टाइम ऑफ द थर्ड सेंचुरी। इन दोनों स्टेजेस के बीच में कौन सा समय आता है, तीसरी शताब्दी, विच डिवाइड्स देम इनटू टू हिस्टोरिकल पार्ट्स, जो इन्हें दो ऐतिहासिक भागों में बांटता है, ओके। देखिए आगे, कहता है रोमन साम्राज्य को जानने के स्रोत, ठीक है, सोर्सेज टू नो रोमन एम्पायर। कौन से सोर्सेज हैं जिनसे रोमन एम्पायर को हम जानते हैं। कहता है पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख या दस्तावेज, ओके। तीसरा कहता है भौतिक अवशेष। कहता है रोमन साम्राज्य को जानने के ये तीन स्रोत हम मेनली जो पता लगाते हैं। पहला पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरा कहता है जो भौतिक अवशेष, यानी कि पहला पाठ्य सामग्री मीन्स टेक्स्ट, दूसरा प्रलेख यानी दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, और जो भौतिक अवशेष मतलब हमारा मेटीरियल रिमेन्स, जो हमें मेटीरियल्स मिले हैं वहाँ से अवशेष जो मिले हैं, ओके। तो मैंने कहा पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री में देखते हैं क्या क्या आता है हमारा टेक्सचुअल कंटेंट में। पहला कहता है एनल्स, ये वर्ष वृत्तांत। क्या होता है वर्ष वृत्तांत, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कहता है हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड रिटन बाय कंटेम्पररीज, उस समय जो उस समय के लोग थे यानी समकालीन कंटेम्पररीज, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास। These were called annals because these narratives was constructed on a year by year. इन्हें वर्ष वृत्तांत इसलिए कहते थे क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, ओके। वृत्तांत, ओके, जो हर वर्ष लिखे जा रहे थे, तो इसलिए इनको हम कहते थे वर्ष वृत्तांत। तो पाठ्य सामग्री में हम कहते हैं एनल्स, लेटर्स, स्पीचेज, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन। कहता है वर्ष वृत्तांत, पत्र,
व्याख्यान, प्रवचन, कानून, इन सबको हम पाठ्य सामग्री का पार्ट मान लेते हैं। पहला तो मैंने कहा था टेक्स्ट्स, दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। कहता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एंग्रेव्ड रिकॉर्ड्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पेपायरस, ट्री लीव्स एटसेट्रा। दस्तावेजी स्रोत में हम मुख्य रूप से किसको शामिल करते हैं? कहता है उत्कीर्ण अभिलेखों, जो हमने एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, ठीक है, या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपि के रूप में। पेपायरस पेड़ के पत्ते आदि पर जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। पेपायरस क्या है? कहता द पेपायरस वाज अ रीड लाइक प्लांट दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स of the Nile River in Egypt and used to produce stationery. पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था, ओके, जो ये कहाँ मिलता था? मिस्र में नील नदी के किनारे। मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था पेपायरस, और उस समय की जो लेखन सामग्री तैयार की जाती थी वो उसी से तैयार की जाती थी, पेपायरस से। यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टेशनरी, ओके। आते हैं, कहता है भौतिक अवशेष, मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स में कहता है इंक्लूड मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। मीन्स भौतिक अवशेष में हम किस किस टाइप के मान रहे हैं? कहता है अनेक प्रकार की वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे जो भवन उस समय के मिले हैं, मूर्तियाँ, है ना, स्कल्पचर, सिक्के, कॉइन्स हमें मिले हैं, आभूषण यानी ज्वेलरीज हमें मिली है, बर्तन, पॉटरी, ये सब जो चीज़ें हमें वहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, ओके। तो भौतिक अवशेष। अब हमने कहा ये जो साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हमने बताई ये 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। तो कहता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर, जीसस का जो जन्म, कहता उससे लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध मीन्स क्या होता है? देखो, आधा, अर्ध मतलब आधा, आधे का पहला भाग पूर्वार्ध और बाद का भाग उत्तरार्ध। उत्तर मतलब बाद, लेटर, ओके, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ठीक है। पूर्वार्ध क्या हुआ? फर्स्ट हाफ। कहता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब देखो, मैंने कहा 7वीं शताब्दी कौन सी होती है? 701 से 800? नो, 7वीं शताब्दी होगी 601 से 700। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होगा, यानी कि फर्स्ट 600 से लेकर के 650 तक, ओके। 600 से लेकर 650 को 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहा जाएगा। तो कहता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी 630 ईस्वी के दशक की बात कर रहा है। अब दशक, जैसे मैंने कहा शतक, शताब्दी 100 साल, दशक मतलब डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डिकेड। 10 वर्षों के समूह को हम कहते हैं दशक, और 100 वर्षों के समूह को हम कहते हैं शताब्दी, ओके। शाबाश। जैसे कि वर्ष 1 वर्ष, दशक 10 वर्ष, शताब्दी 100 वर्ष। हाँ जी, तो कहता है 630 के दशक में 630 से 640 की बात कर रहा है। दशक सुनते ही हमें समझ आएगा 630 से 640 ईस्वी की बात कर रहा है, कि अवधि में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। इस समय 2 पावरफुल जो एम्पायर थे वो थे हमारे रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ठीक है। कहता है द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू द 630s इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th century was ruled by 2 powerful empires। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी नोट करने के लिए इंग्लिश में है और समझ सकते हैं सब लोग इजीली से। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान से सुना जाएगा और समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ओके। चले आगे। कहता है रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, और अपने इतिहास के अधिकांश पीरियड में वे लड़ते रहते थे। पीपल ऑफ रोम एंड ईरान वर राइवल्स एंड दे फाउट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर
मोस्ट ऑफ देयर हिस्ट्री। ये जो थे आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे एक दूसरे से, इनमें कंपटीशन था, राइवल्स थे एक दूसरे के, विरोधी। ठीक है, अपने जीवन के अधिकांश काल में ये लड़ते रहते थे। अब देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर, रोम साम्राज्य का जो भूगोल। ओके, रोमन साम्राज्य का भूगोल। तो सुने आगे, कहता है उत्तर में, नॉर्थ में, मैंने कहा साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। हेलो, कौन सी दो नदियां? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैप में दिखाई थी मैंने, राइन एंड डैन्यूब। ओके, कहता है उत्तर में इनकी सीमा का निर्धारण होता था रोम, राइन और डैन्यूब नदी से, और दक्षिणी सीमा बनाता था इसका सहारा नामक रेगिस्तान। मैंने बताया था भूमध्य सागर के नीचे सहारा आपको दिखाया था, मैंने कहा ये अफ्रीका की पहचान है, याद है अभी जब हमने नक्शा देखा था। अभी आपको वापस लेके चलूंगा, डोंट वरी। कहता है दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए हैं। मैंने आपको अभी नक्शे में बताया था कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है जो आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। कहता है जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। ओके, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर को इंग्लिश में हम मेडिटेरियन सी कहते हैं। ओके, कहता है ये जो मेडिटेरियन सी है, एंड इट वाज द हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर। रोम से साम्राज्य का हृदय था, दिल था, क्या? भूमध्य सागर। ओके, चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से नक्शे में ले चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, शाबाश। हाँ जी, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर, बीच में पूरा भूमध्य सागर आपको नजर आ रहा है। तो ये सारा भूमध्य सागर जो अलग करता है, मैंने कहा था ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका। अफ्रीका में नीचे क्या है? ये सहारा डेजर्ट। आज आप पढ़ते हैं सबसे बड़ा डेजर्ट आज भी पूरी दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ओके, ये वही सहारा मरुस्थल है। और ये भूमध्य सागर देखिए, भूमध्य मैंने कहा उत्तर में राइन नदी, ये देखिए राइन नदी, और ये डैन्यूब नदी, ये बह रही है डैन्यूब, ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रही है ये राइन। ओके, तो मैंने क्या बताया था, उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता है बोला। और फिर मैंने कहा दक्षिणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान। तो दक्षिणी सीमा में क्या है? सहारा, ये राइन, ये डैन्यूब। ओके, कहता है मैंने कहा बीच में भूमध्य सागर, ये बताया था इसे हृदय कहा गया। याद रहा सब कुछ? ओके, चले आगे। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये हम पढ़ रहे थे रोमन साम्राज्य का भूगोल। ओके, अब आते हैं ईरान साम्राज्य का भूगोल। ईरान के साम्राज्य के बारे में कहता है दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। कैस्पियन सागर के दक्षिण से, कैस्पियन सागर भी अभी आपको नक्शे में दिखा देते हैं। कहता है इन दो महाशक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग क्या कहते थे? ताचिन। ताचिन यानी ग्रेटर चीन, या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। ओके, देखते हैं इसको भी। देखिए इसमें आप समझ सकते हैं, मैंने आपको सातों महाद्वीप बताए थे। ओके, ये जो आपका है इसमें, हाँ जी, आपके नक्शे में कैस्पियन सागर जो है हमारा एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो कहता है ये मैंने कहा कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, और पूर्वी अरब तक का कभी कभी अफगानिस्तान के इलाके तक भी, ठीक है ना, अफगानिस्तान के इलाके तक भी। तो ये कह रहा कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक के समूचा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान तक का भी कुछ इलाका इसमें ईरान के नियंत्रण में था। ओके, तो कहता है इन दो महाशक्तियों ने दुनिया को बांट रखा था, और चीनी लोग कहते थे ताचिन यानी ग्रेटर चीन। कहता है रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं ज़्यादा विविधतापूर्ण था। ठीक है, वहाँ का जो कल्चर था मच मोर डाइवर्स, कहता है देन दैट ऑफ ईरान।
The Parthian and later the Sasanians, the dynasties that ruled Iran in that period. इस अवधि के दौरान यहाँ पर पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने शासन किया। कहाँ पे? ईरान पे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझा प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सभी लोग एकमात्र शासक यानी कि एक ही सम्राट की प्रजा थे, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो। बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, बहुत तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती थी, पर किसी भी तरह की भाषा बोलने वाले लोग सभी एक ही शासक के अंडर जुड़े हुए थे और उसे वो अपना सम्राट मानते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे अच्छे से समझें और कोई आप कुछ और इसमें ना समझ आया पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।